तो हम पढ़ रहे थे कंपैरेटिव एजुकेशन इंडिया और यूएसए का। विश्व दरबार में कोई एक देश जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, जिसका सबसे ज़्यादा डोमिनेट है, वो है यूएसए। क्यों वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्री बन पाया है? क्योंकि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही हटके है। इसका एजुकेशन सिस्टम ही इसको स्ट्रेंथन करता है, इसको पावरफुल करता है। इसका जो एजुकेशन सिस्टम है हाईली इम्प्रूव्ड है, बहुत ही खास है, क्योंकि इसका जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर पा रहा है। जितना ज़्यादा जो एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करेगा वो देश उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इकोनॉमिकली और बाकी सारे एस्पेक्ट में भी। तो इसीलिए अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहा है। इसके पीछे और एक भी कारण है, ये क्या कर रहे, अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो गोल ये डिफाइन कर रहे हैं उसी गोल के आधार पे ये क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारे सिनारियो उसी के आधार पे कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? एज ए एस्पिरेंट हमारा गोल कितना स्पष्ट है, हमारा गोल क्या है, उसके आधार पे हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हमारा गोल जॉब है तो क्या जॉब पाने के लिए मैं जितने घंटे डेडिकेटेड हो रहा हूँ, जितना लेबर कर रहा हूँ, जितना मेहनत कर रहा हूँ, ये पर्याप्त है या फिर और भी कुछ करना चाहिए या फिर और भी ज़्यादा डेडिकेशन देना चाहिए? इसको पहले हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, खुद को झांकना पड़ेगा, ताकि हम बेहतर वे में खुद को इम्प्रूव कर सके, खुद को और बेहतर कर सके। कई बच्चे कहते हैं नींद आ गया, सो गए, या फिर पढ़ते पढ़ते सो गए। भाई सो कैसे सकते हो? नींद एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। जितने भी ऑब्स्टेकल आपके राही पर आ रही है उस सारी ऑब्स्टेकल को आपको पार जाना है। नींद आ रही तो भाई उठो, मुंह धो लो, चाय पी लो, थोड़ा घूम लो, फिर आके पढ़ो। जब तक आप जो टारगेट सेट किए हो वो टारगेट अचीव नहीं होता आपको सोना नहीं है। 3 घंटा पढ़ना था या 5 घंटा पढ़ना था, 5 घंटे पढ़ के ही सोना है, या फिर जितना भी टारगेट आपने लिया है वो टारगेट को अचीव करके सोना है। तभी जाके आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। इसीलिए निदा फासिली जी कहते हैं दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांसें टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो लाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है, बड़े बड़े जो चिंतक है उन्होंने क्या क्या कहा है, कौन है फादर, ये सारा कुछ हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। उसके साथ साथ क्या क्या अप्रोचेस यहाँ पर लगते हैं, स्कोप क्या है, नीड क्या है, एसेंस क्या है, ये सारा कुछ वहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो भी उसको नहीं देखे हुए है पहले जाके उसको देख ले, ताकि फंडामेंटल आपको समझ में आए। फंडामेंटल के बाद ही, बेसिक्स के बाद ही आप इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से इंडिया वर्सेस यूएसए का जो कंपैरेटिव अभी हम पढ़ेंगे उसको जानने में सहूलियत। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूएसए एंड इंडिया, यानी कि यूएसए का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और इन दोनों के बीच क्या समानता है या फिर क्या डिफरेंसेस है, कौन से वो चीजें इंडिया को सीखनी चाहिए यूएसए से, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। वो कहते थे किसी देश को जानना है, इफ यू वांट टू नो ए कंट्री जस्ट नो देयर एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी देश को जानना है, किसी देश के आइडियोलॉजी को जानना है, उसके थॉट्स को, उसके कोर थिंकिंग को अगर आपको जानना है, तो पहले आपको उसका एजुकेशन को जानना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एजुकेशन है ना, उसी एजुकेशन में उसी कंट्रीज का कहीं ना कहीं आइडियल्स, एस्पिरेशन, थॉट्स, थिंकिंग, वो सारा कुछ उसी एजुकेशन में आपको झलसेगा, आपको दिखेगा। इसीलिए टैगोर जी कह रहे हैं द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ ए कंट्रीज आइडियाज एंड एस्पिरेशंस। तो अगर देश को जानना है तो उसका एजुकेशन को जानना पड़ेगा। हाल ही में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी एक वीडियो डाला था, वहां पर भी एक कोट जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है कि वो एजुकेशन पॉलिसी क्यों आया है, टू मेक इंडिया ग्लोबल सुपर पावर।
और भारत को ग्लोबली एक सुपर पावर में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के लिए कौन सा दहाड़ इंडिया ने लगाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक नई सोच, एक नई क्रांति नए एजुकेशन पॉलिसी के रूप में दिखाया गया है। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की सोच को दिखा रहा है, इंडिया की विजन को दिखा रहा है। तो जो भी एजुकेशन सिस्टम हम कंट्री में देखते हैं वो कहीं ना कहीं देश की सोच को बताएगा, देश की चिंताधारा को बताएगा, देश की एस्पिरेशंस को बताएगा, देश की आइडियल्स को बताएगा। ये सारा कुछ वहां पर ही प्रेरित होगा। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जो यूएसए का और इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे तो यूएसए का क्या है आइडियल्स, क्या है एस्पिरेशंस, वो किस तरह से एजुकेशन को देखता है, ये हमको समझ में आएगा। ओके, तो पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शंस। यूएसए का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये सभी स्टेट में, लगभग जो 50 स्टेट है यूएसए के, सभी स्टेट में यूनिवर्सल है, फ्री है और कंपलसरी है। ये जो स्टार्ट हो रहा है एट द एज ऑफ 6, यानी कि 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद एट द एज ऑफ 6 ये शुरू होता है। ये ऑफिशियली 6 से शुरू होता है, कहीं कहीं पर ये 7 भी होता है, कहीं कहीं पर 5 भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 6 से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दो तरह के देखे जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। इंडिया में पब्लिक का मतलब हम समझ लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल ही होता है, लेकिन यूएसए में पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट स्कूल। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल जिसको हम कह रहे हैं वहां पर उसको पब्लिक स्कूल कहा जाता है। यानी कि पब्लिक स्कूल वो स्कूल है जिसको फाइनेंस करता है खुद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट। ये जो फाइनेंस करता है, ये जो रन करता है स्कूल, इसको कहा जा रहा है पब्लिक स्कूल और ये कम्प्लीटली फ्री होता है। ओके, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे वो फ्री एजुकेशन पाएंगे। फिर होता है प्राइवेट स्कूल जो कि डोनेशन से चलता है या फिर बच्चों से फीस लेके, ट्यूशन फीस लेके और भी बाहर की फंडिंग से ये स्कूल चलता है। ओके, तो ज्यादातर ये दो तरह के स्कूल ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कॉलेज में भी ये दो तरह के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, हायर सेकेंडरी में भी, सेकेंडरी में भी, सभी में ये दो तरह के इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। यूएसए का एजुकेशन का एक खास बात है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वहां पर ज्यादातर फीमेल टीचर्स रहते हैं, यानी कि 89% फीमेल टीचर्स और सिर्फ महज 11% ही मेल टीचर्स रहते हैं। ये एक यूनिक फीचर है यूएसए का एजुकेशन सिस्टम का। फिर यहाँ पर एक एक्ट लाया गया था जिसको कहा जाता है कंपलसरी अटेंडेंस एक्ट, जो कि 1980 में लाया गया है और ये इंश्योर करता है कि बच्चे मिनिमम इतना दिन स्कूल अटेंड करना चाहिए और ये कंपलसरी है। अगर वो बच्चा उतना दिन अटेंड नहीं करेगा तो वो एग्जाम दे नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। ये एक बहुत ही यूनिक एक्ट है जो कि यूएसए के एजुकेशन सिस्टम को यूनिक बनाता है। तो दोनों एजुकेशन सिस्टम में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है वो भी देख लेते हैं। तो पहले कुछ सिमिलरिटीज देख लेते हैं। यूएसए और इंडिया में सबसे बड़ा जो सिमिलरिटी है वो है एक स्ट्रक्चर करिकुलम। इन दोनों कंट्री में आपको एक स्ट्रक्चर करिकुलम देखने को मिलेगा। क्या पढ़ना है, क्लास 1 में क्या पढ़ना है, क्लास 2 में क्या पढ़ना है, हाई स्कूल में क्या पढ़ना है, कॉलेज में क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ एक स्ट्रक्चर वे में बच्चों को रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर बच्चों को दिया जाता है। दोनों कंट्री में आपको क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे, टीचर्स का एक इंस्टीट्यूशंस होगा, वहां पर टीचर्स कोर्स पढ़ाई जाएंगे, उसके बाद वेरियस प्रोसेसेस होगा, उस प्रोसेसेस के बाद ही उनको टीचर्स अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस दोनों कंट्री में देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूलिंग दोनों में ही है। इंडिया में भी आप देखते हो पब्लिक स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक वैसे ही अमेरिका में भी प्राइवेट स्कूल है और पब्लिक स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है। ओके, और एक सिमिलरिटीज जो दोनों कंट्री में देखने को मिलता है वो है एक फिक्स्ड क्राइटेरिया या फिर फिक्स स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ के जो नजरिया है, यहाँ के जो लोग है, यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस है, उसी के आधार पे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सिलेबस प्रिपेयर होता है, करिकुलम प्रिपेयर होता है और ये आगे चल के उनको एक शेप देने की कोशिश करता है। ये दोनों कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। फिर देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है इंडिया और यूएसए के एजुकेशन सिस्टम में। पहले डिफरेंस देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है वहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है जो कि है 5+3+3+4, जो कि रिप्लेस कर रहा है 10+2+3 जो कोठारी कमीशन का दिया गया था, उसको ये रिप्लेस कर रहा है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020, उसी के हिसाब से स्कूलिंग अब स्टार्ट होगा 3 साल से, यानी कि 3 साल से बच्चे क्या करेंगे, 3 साल से बच्चे एडमिशन लेंगे ईसीसीई में। ओके, और इनका जो क्लास 1 स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ 6 एज में क्लास 1 स्टार्ट होगा। तो जो 5+3+3 का कॉन्सेप्ट है, पहले जो 5 है वो 3 इयर्स का ईसीसीई को बता रहा है और 2 साल का क्लास 1 एंड क्लास 2 को ये बता रहा है। ओके, तो जो न्यू स्ट्रक्चर है, पहले 3 साल का ईसीसीई और 2 साल का प्राइमरी एजुकेशन
एजुकेशन जिसको हम फाउंडेशनल कहेंगे, फिर 3 साल का प्राइमरी जिसको प्रिपरेटरी कहा जाएगा, फिर 3 साल का अपर प्राइमरी एजुकेशन जिसको मिडिल कहा जाएगा, फिर 2 साल का सेकेंडरी और 2 साल का हायर सेकेंडरी जिसको कि हम सेकेंडरी कहेंगे। ऐसे करके 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओके, इसके बाद फिर यूजी कोर्स आएगा। यूजी कोर्स 3 साल का या फिर 4 साल का होगा। 3 साल विदाउट रिसर्च एंड 4 साल यानी कि यूजी प्लस रिसर्च रहेगा। ओके, फिर पीजी डिग्री 1 साल का हो सकता है या फिर 2 साल का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आप कौन से यूजी ले रहे हो। 3 साल का ले रहे हो तो आपको लिए 2 साल का होगा, और 4 साल का यूजी ले रहे हो तो आपके लिए 1 साल का पीजी होगा। ओके, और पीएचडी ज्यादातर 3 से 5 साल या फिर 3 से 6 साल तक होगा, और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च जो होता है 1 से 2 साल का होता है। ये बेसिकली इंडियन स्ट्रक्चर को बता रहा है। लेकिन अमेरिकन स्ट्रक्चर क्या है? अमेरिकन स्ट्रक्चर में आप देखो कि यहाँ पर जो स्कूलिंग स्टार्ट होता है ये किंडरगार्टन से स्टार्ट होता है, यानी कि एट द एज ऑफ 6 स्टार्ट होता है। कहीं कहीं पर आपको 7 भी दिखेगा, कहीं कहीं पर इसको 5 भी दिखेगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टेट लागू करते हैं वो है एट द एज ऑफ 6 फॉर किंडरगार्टन। ओके, कहीं कहीं पर आपको प्री किंडरगार्टन वो दिखने को मिलेगा। वहां पर क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ईसीसी एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, वहां पर भी ईसीसी एजुकेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनाइट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया पर आप देख रहे हो 5+3+3+4, वहां पर भी जो मोस्टली एक्सेप्टेड कॉमन स्ट्रक्चर है वो है 6+3+3+2। जो 50 स्टेट है वहां पर 3 तरह के स्ट्रक्चर ज्यादातर देखने को मिलता है। एक होता है 6+3+3+2, एक होता है 6+4+4, और एक होता है 8+4+2। ओके, यानी कि टोटल 14 इयर्स का ये एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है 6+3+3+2, ये कॉमनली ज्यादा स्टेट में देखे जाते हैं। तो 6 साल का मतलब है 6 साल का बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, फिर 3 साल का सीनियर हाई स्कूल, और लास्ट में जो 2 है वो जूनियर कॉलेज की ये बात करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर 6+4+4 भी दिखी जाती है। तो जो 6 कहा जा रहा है वो एलिमेंट्री है, बाद की जो 4 है सेकेंडरी और कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है। अगर कहीं पर 8+4+2 दिखे तो 8 मतलब 8 साल का एलिमेंट्री के बारे में बताया जा रहा है, 4 साल का सेकेंडरी और 2 साल का कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है। ये कॉमन स्ट्रक्चर ज्यादातर सभी स्टेट में देखने को मिलेगा। ये जो सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है ये 3 तरह से दिए जाते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल हम यूएसए में देखने को पाएंगे। पहले जो टाइप है उसको कहा जाता है ग्रामर स्कूल। ओके, दूसरे टाइप का जो है वो है सेकेंडरी स्पेशल स्कूल, और तीसरे टाइप का जो है वो है अप्रेंटिसशिप स्कूल या फिर उसको कहा जाता है वोकेशनल। तो ग्रामर स्कूल जो है वहां पर बच्चों को क्या किया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टडी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि जो आगे चल के रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं या फिर एकेडमिक्स में आना चाहते हैं वो बच्चे पहले से ही ग्रामर स्कूल को चूज कर लेंगे। फिर जो बच्चे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करना चाहते हैं जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन हो गया या फिर इंडस्ट्रियल बेस्ड कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड, मेडिसिन के ऊपर हो गया, इंजीनियरिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, केमिकल, उसके ऊपर कुछ अगर इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो फील्ड के लिए ये स्कूल को चूज करेंगे, स्पेशल स्कूल, सेकेंडरी स्पेशल स्कूल इसको कहा जाता है, SSS। फिर जो तीसरे टाइप का है वो है वोकेशनल स्कूल या फिर अप्रेंटिसशिप स्कूल। यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल प्रोफेशंस की नॉलेज दिया जाता है। वैसे तो जो जूनियर हाई स्कूल है ये 6 इयर्स का है, लेकिन ग्रामर स्कूल में थोड़ा सा टर्म इधर उधर रहता है। कहीं कहीं पर 8 इयर्स का रहता है, कहीं कहीं पर 6 इयर्स का भी रहता है, कहीं कहीं पर 5 या 7 ईयर का भी रहता है। ओके, फिर जो स्पेशल स्कूल होता है वो लगभग 6 साल का होता है, लेकिन ये जो अप्रेंटिसशिप या फिर वोकेशनल स्कूल होता है ये यूजुअली 3 साल का या तो फिर 4 साल का होता है। और यहाँ का जो यूजी कोर्सेस होते हैं यहाँ पर 4 साल का यूजी कोर्स होते हैं, पीजी 1 से 2 साल होते हैं, कहीं कहीं पर 1.5 साल का भी होता है, ज्यादातर 1.5 साल या 20 महीने का भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, पीएचडी ज्यादातर यहाँ पर 4 से 6 साल का होता है, और पोस्ट डॉक्टरल जो है 2 से 3 साल का देखने को मिलता है। यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही अलग है, और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है यूएसए के एजुकेशन सिस्टम से भी अलग है। तो क्या कुछ अलग है, क्या कुछ सिमिलरिटी है, हम धीरे धीरे जानते जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल डिफरेंस, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, लेकिन अप्रोच में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा इंडियन एजुकेशन में और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में। इंडिया का जो एजुकेशन है ज्यादातर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या अवेलेबल है उसी को देख के ही हम कोर्सेस लेते हैं। जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग ज्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं, क्यों प्रीफर कर रहे हैं, वहाँ का स्कोप
ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए लोग ज्यादातर साइंस पढ़ते हैं यहाँ पर और इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी इसमें जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप देखोगे जो इंडियन बच्चे हैं जिसका इंटरेस्ट कोई पर्टिकुलर फील्ड में अगर है तो वो क्या कर रहा है, वो सप्रेस कर रहा है उस इंटरेस्ट को, क्योंकि आगे चल के उस इंटरेस्ट को वो फ्लरिश नहीं कर पाएगा, आगे चल के उस इंटरेस्ट को लेके वो कैरियर बना नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में उस कैरियर के लिए कोई जगह ही नहीं है। सपोज कोई बच्चा बचपन से गिटार सीखना चाह रहा है, तबला बजाना चाह रहा है, उसको वो शौक के हिसाब से हॉबी के रूप में लेता है, लेकिन उसको एज ए कैरियर के रूप में वो नहीं लेता, क्योंकि अभी देखो मार्केट का क्या हाल है, एजुकेशन में सिर्फ ज्यादातर एकेडमिक के बारे में ही लोग सोचते हैं, ऐसे जो इंटरेस्ट बेस्ड कुछ भी आइडिया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है कि आपको बस साइंस ही पढ़ना है, आपको बस ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, लेकिन ये लेना नहीं है, ये आप शौक के हिसाब से रख सकते हो, लेकिन ये आपको कैरियर के हिसाब से आगे नहीं ले पाएगा। ऐसा ट्रेडिशनल थिंकिंग अभी भी हमको इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन यूएसए में इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा। बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है, बच्चा स्कूल में भी उसका स्कोप पाएगा, बाहर में भी उसका स्कोप पाएगा, इसीलिए इंटरेस्ट के बेस पर बच्चे ज्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं यूएसए में। और एक बड़ा अंतर जो देखने को मिलता है वो है कैंपस प्लेसमेंट का। अब इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में चले जाओ, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, कैंपस प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज लगभग नहीं के समान है। लेकिन अमेरिकन स्कूल में चले जाओ, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में चले जाओ, वहां पर जो भी हायर एजुकेशन है सभी में कैंपस प्लेसमेंट का सुविधा है। ये इसको यूनिक बना रहा है। हम जॉब क्रिएट कर ही नहीं पा रहे, एकेडमिक्स ज्यादा दे रहे हैं, बच्चों को ज्यादा समझा रहे हैं, ज्यादा सिखा रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको जॉब दे नहीं पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। तो ये सब तो हो गया अप्रोचेस के आधार पे क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर देख लेते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है या फिर सिमिलैरिटीज है। यूएसए का हायर एजुकेशन बहुत ही यूनिक तरह का है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। इसीलिए यहाँ का जो एजुकेशन है बहुत ही यूनिक है। लेकिन इंडिया में एक जनरल वे में जनरल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया जाता है। अप टू ग्रेजुएशन आप आर्ट्स में देख लो, साइंस में देख लो, एक स्पेसिफिक लेवल का नॉलेज इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर कराने की बात किया जाता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा देने की बात किया जाता है इंडिया में। तो यहाँ का जो एजुकेशन है इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है, यानी कि यहाँ पर जॉब पाने की संभावना सबसे ज्यादा है, प्लेसमेंट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा। ये सबसे बड़ी बात है। जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट जितना कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करने के लिए जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगा, वो देश उतना आगे जाएगा। इसीलिए अमेरिका वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड वाइड। अमेरिका का जो स्टडी कल्चर है बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर स्टूडेंट ज्यादातर इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल जो है वो इमीडिएट आपको जॉब दे देगा, इमीडिएट आपको सक्षम बना देगा। इसीलिए ज्यादातर बच्चे वहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए आते हैं। और ज्यादातर आप देखोगे यहाँ पर स्टूडेंट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे एक स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए ज्यादा बच्चे तत्पर रहते हैं। यहाँ का एजुकेशन भी क्या करता है, वो स्पेसिफिक स्किल, वो पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए बेटर स्कोप देता है अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है अंडर ग्रेजुएट वर्सेस ग्रेजुएट एजुकेशन। यूएसए में जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एजुकेशन दिया जाता है या फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, इनके बीच बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज्यादा अंतर नहीं होता। अंडर ग्रेजुएट में जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट में भी उसी लेवल से, उसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत कोर्स इंप्रूव हो जाता है, लेकिन ज्यादातर सेम ही रहता है, मेथड सेम ही रहता है। लेकिन यूएसए में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम
प्रोग्राम है जहाँ पर एक स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, एक स्पेसिफिक नॉलेज बच्चों को दिया जा रहा है, उनको एसेस किया जा रहा है, क्विजेस के जरिए हो गया, असाइनमेंट के जरिए हो गया, मिड टर्म एग्जाम के जरिए हो गया। लेकिन जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है या फिर ग्रेजुएट एजुकेशन है वो ज्यादातर अनस्ट्रक्चर रहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर लर्निंग से इंडिपेंडेंट रिसर्च या फिर क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि प्रोग्राम हो गए मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी डिग्री। ओके, मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी डिग्री यहाँ पर ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होगा। आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। लेकिन इंडिया में क्या होता है, आप देख सकते हो यूजी प्रोग्राम जैसा होता है, पीजी प्रोग्राम या फिर मास्टर्स प्रोग्राम वैसा ही लगभग होता है, वही क्लासेस, वही टीचिंग्स मेथड, वही सब कुछ एक ही जैसा होता है। लेकिन देखो यहाँ पर कितना ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर लर्निंग से इंडिपेंडेंट लर्निंग में शिफ्ट हो रहा है, बहुत ही बड़े लेवल में शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर यूएसए में स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट अपनी रिसर्च एरिया को चूज करते हैं, अपनी रिसर्च क्वेश्चंस को निकालते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया में वो एक्सप्लोर करेंगे, नई नॉलेज की एक्सप्लोरेशंस करेंगे। इसीलिए तो वहां पर ज्यादा एकेडमिक कल्चर ग्रूम हो पा रहा है, ज्यादा बेटर रिसर्चेस वहां पर हो पा रहे हैं। तो ग्रेजुएट स्कूल कहीं ना कहीं रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा चाहिए। जैसे अंडर ग्रेजुएट में गाइड करने के लिए लेक्चरर्स होते हैं, वो पढ़ाएंगे, वो स्ट्रक्चर वे में आपको एसेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेट नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको खुद को ही चूज करना पड़ेगा। सारा फील्ड, सारा इंटरेस्ट एरिया, सारा क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पर गाइड रहते हैं, लेकिन सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। वो सिर्फ असिस्ट करेंगे, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है, आपको क्वेश्चन सेट करना है, आपको एरिया सेट करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको ही सब कुछ करना होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इंडिया में भी लगभग पीएचडी प्रोग्राम का यही हाल है, यहाँ पर भी सेल्फ ड्रिवन ही होता है, लेकिन वहाँ पर और ज्यादा स्पेसिफिक लेवल में काम हो रहा है यूएसए में। यूएसए में ज्यादातर आप देखोगे यहाँ पर मिनिमल डायरेक्ट सुपरविजन दिया जाता है स्टूडेंट को, मिनिमल, सबसे कम सुपरविजन दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में ज्यादा सुपरविजन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा थ्योरी पर हम बिलीव कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शंस ज्यादा लगता है, सुपरविजन ज्यादा लगता है। ओके, फिर जो ग्रेजुएट स्कूल है वहाँ पर ज्यादा असेसमेंट नहीं होता है। ग्रेजुएट स्कूल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया या फिर पीएचडी प्रोग्राम्स हो गया, वहाँ पर ज्यादा असेसमेंट नहीं होता। जैसे इंडिया में देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा असेसमेंट होता है, इंटरनल है, यहाँ पर प्रैक्टिकल्स है, फिर मिड टर्म्स है। आप पीजी को देख लो, रेगुलर असेसमेंट होता ही होता है। लेकिन अमेरिका में ग्रेजुएट स्टूडेंट को ऐसे कुछ भी देना नहीं होता है, कोई भी क्विजेस, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनका स्पेसिफिक ही काम है जो कि है रिसर्च करना, इन डेप्थ में जाना, गहराई में जाके कुछ नए नॉलेज की खोज करना। तो ये तो हो गए चैलेंजेस। फिर देख लेते हैं उनके कल्चर यानी कि एजुकेशनल कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है इंडिया में और अमेरिकन में। अमेरिकन एजुकेशन ज्यादातर आप देखोगे इंडस्ट्रियल बेस्ड एजुकेशन से, ज्यादातर ये प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर स्कोप इंडस्ट्रियल एजुकेशन को है। और जो भी बच्चे इंडस्ट्रियल एजुकेशन को सीख लेते हैं वो तुरंत ही जॉब पा लेते हैं, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इंडियन एजुकेशन में आप देखोगे यहाँ पर ब्रॉडर नॉलेज को बेस बनाया जाता है, उसको देने की कोशिश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा आप नहीं पाओगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कम मिलेगा। आप यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, कॉलेजेस में चले जाओ, वहां पर ज्यादा हम नॉलेज देने की बात करते हैं, एक ब्रॉडर वे में, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हम उनको नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स में। ओके, फिर देख लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज होती है या फिर क्या कुछ होता है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ज्यादातर आप देखोगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यूएसए में, वो बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। क्लासेस बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और क्लास साइज छोटे होने से फैकल्टी का इंटरेक्शंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्शंस मिले या फिर 1-to-1 गाइडेंस मिले, वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को नाम लिखाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है, सबसे ज्यादा
अगर आप देखो हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस अमेरिका में है, वहाँ पर अगर 4 साल का आप यूजी कोर्स करोगे तो लगभग $3 लाख आपको देना पड़ेगा। $3 लाख, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। ओके, तो ये सिर्फ एलिड लोग ही कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास है या फिर पुअर क्लास है वो कहीं ना कहीं ऐसे एजुकेशन पा नहीं सकते। और ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत ही ब्रॉडर एजुकेशनल एक्सपीरियंस बच्चों को देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फीस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा रेवेन्यू वो ले रहे हैं बच्चों से, इसीलिए वो ज़्यादातर क्या करते हैं, हाई एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराते हैं। यहाँ पर 7-8 ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जो कि हाईली एलिट है, यानी कि बहुत ही हाईली रीच पर्संस जो होते हैं सिर्फ उनके ही बच्चे वहाँ पर पढ़ पाते हैं। हाईली रीच यानी कि आप देखो एक कोर्स आपको करना है, सिर्फ 4 साल का यूजी कोर्स करना है तो लगभग आपको $3-4 लाख लगेंगे। $3-4 लाख मतलब 3-4 लाख से आप 80 या 85 मल्टीप्लाई कर लो, वो इंडियन रुपीज हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 करोड़ रुपीज आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए। इतना ज़्यादा महंगा है एजुकेशन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये मोस्टली रन करते हैं हाई ट्यूशन फीस के कलेक्शंस में, और इसके साथ साथ कोई कोई डोनेशंस के द्वारा भी चलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, हार्वर्ड हो गया, कोलंबिया हो गया, प्रिंसटन, येल हो गया, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज हो गया, ये सारे यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। फिर देख लेते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है। ये ज्यादातर आप देखोगे गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, इसको फंडिंग देगा, स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये इसको क्या करेगा, जगह भी देगा और फंडिंग भी देगा, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ बनाएगा, इसीलिए ज्यादा लोग यहाँ पर प्रिफर करते हैं। ओके, लेकिन ये लेस पर्सनलाइज है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बच्चे आते हैं। अगर आप रेशियो देखो 300:1 यानी कि 300 बच्चों में एक प्रोफेसर रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा बच्चे यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो ज्यादा बच्चे हैं, प्रोफेसर्स कम है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को देना ज्यादातर नामुमकिन जैसा हो जाता है। जैसे एलिड में होता था कि इंडिविजुअल इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज रहती है, यहाँ पर भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती है। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एजुकेशन ज्यादा फोस्टर होता है, इसके साथ साथ नॉन इंडस्ट्रियल यानी कि नॉन साइंस प्रोग्राम जैसे कि लिबरल आर्ट्स हो गया, ये भी ज्यादा पढ़े जाते हैं। इसका भी बहुत ही वाइडर स्कोप देखने को मिलता है अमेरिका में। और लिबरल आर्ट्स पढ़ाने के लिए लिबरल आर्ट्स कॉलेज भी होते हैं जहाँ पर लिबरल आर्ट्स के बारे में और बेहतर ढंग से पढ़ाया जाता है। तो ज्यादातर आप जो लिबरल आर्ट्स कॉलेज देखोगे वहाँ पर वेल स्ट्रक्चर कोर्स होते हैं, वहाँ पर ज्यादा इम्फासाइज किया जाता है कि बच्चे कैसे और बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर सके, उसको रियल लाइफ से जोड़ सके, या फिर आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उसको कैसे वो हैंड्स ऑन कर सके। ये सारा कुछ ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा अमेरिकन एजुकेशन में। तो यहाँ के जो यूजी कोर्सेस हो गए या ग्रेजुएट कोर्स हो गए, ये ज्यादातर सेमिस्टर बेस्ड होते हैं, यानी कि क्वार्टर बेस्ड होते हैं, 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स होते हैं जैसा हमारे यहाँ पर है। और उसके साथ साथ मोस्टली जो यूजी कोर्सेस होते हैं वो कंटिन्यूअस एंगेजमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के ऊपर आधार होते हैं। वहाँ पर क्विजेस होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, एग्जाम होते हैं, ये सारे के जरिए बच्चों को इवालुएट किया जाता है। लेकिन ग्रेजुएट स्कूल में इतना ज्यादा इवालुएशन नहीं होता, वहाँ पर रिसर्च को ज्यादा फोकस किया जाता है। फिर लिबरल आर्ट्स एजुकेशन जो यूएस में है वहाँ पर ज्यादातर बेटर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश किया जाता है, और उनके अंदर ज्यादातर क्रिटिकल थिंकिंग, बेटर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऐसे गुण को ज्यादा फोस्टर किया जाता है जो कि आगे चल के उनको वेरियस फील्ड में काम में आएंगे। तो यूनिवर्सिटीज और जो ग्रेजुएट स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चे क्या कुछ करते हैं, उनका अटेंडेंस वगैरह कैसा रहता है, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा रहता है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यूएस का जो फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन मेनली, वहाँ पर ज्यादातर बच्चों को ज्यादा एंगेज किया जाता है असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट में, और उसके साथ साथ ज्यादा क्लोज एक्सपीरियंस लेने में उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, उनके अटेंडेंस को ज्यादा इंश्योर किया जाता है ताकि बच्चे और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज ले सके और आगे चल के उसको अपने लाइफ में या फिर जो फील्ड में वो जाने वाले हैं वहां पर अप्लाई कर पाए। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा अलग है। हालांकि
यहाँ पर भी असाइनमेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अटेंडेंस यहाँ पर भी देखी जाती है। लेकिन वहाँ पर जैसे अटेंडेंस का ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पर उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज व्हेयर स्टूडेंट्स आर लेस एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडिया। तो ये सारे तो हो गए हायर एजुकेशन के बारे में। फिर देख लेते हैं टीचर्स एजुकेशन कैसा है यूएसए में। इससे पहले आप ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पर जितने भी सारे एसएसबी का हो गया, ओपीएससी का हो गया या फिर नेट का हो गया, सारे वीडियोस यहाँ पर फ्री में अवेलेबल किया जाता है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हमारे सारे पीडीएफ्स वगैरह जो है सारा यहाँ पर मुहिम किया जाता है, और यहाँ पर डिस्कशंस भी होते हैं, क्या कुछ करना है, क्या क्या एग्जाम का अपडेट्स आया है, ये सारा कुछ यहाँ पर भी डिस्कशंस होता है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर देख लेते हैं टीचर एजुकेशन कैसा होता है यूएसए में। ज्यादातर आप देखोगे यूएसए में जो टीचर एजुकेशन होते हैं वो बहुत ही हाईली रीच्ड होते हैं। यहाँ पर 7-8 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस या फिर कोर्सेज रहते हैं। डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर स्कोप बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी जो बात है, चाहे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, एजुकेशन बैकग्राउंड से ना हो, आपको टीचर बनने के लिए वेराइटीज ऑफ कोर्स यहाँ पर अवेलेबल किया जाता है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे भी। लेकिन सबसे जो यूनिक बनाता है यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि बीएड के लिए आपको सिर्फ जैसे इंडिया में होता है बीएड पढ़ने के लिए आपको बीएड कॉलेज में ही जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अलग अलग तरह के आपको टीचर एजुकेशंस देंगे, टीचर एलिजिबिलिटी एजुकेशंस देंगे, जो कि यूएसए के टीचर एजुकेशंस को यूनिक बनाता है। तो क्या क्या टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो पहला देख लेते हैं, उसके बाद ही हम वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे। पहला जो कोर्स होता है वो होता है बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है टीचिंग फील्ड में अमेरिका में। ये ज्यादातर 4 साल के होते हैं, और ये आगे चल के आपको एलिमेंट्री स्कूल में या फिर सेकेंडरी स्कूल में या फिर स्पेशल एजुकेशन के सर्टिफिकेशन में काम आते हैं। यानी कि अगर आपको एलिमेंट्री ज्वाइन करना है तो आपको बैचलर डिग्री कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन में। फिर जो बैचलर डिग्री करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन में, वो सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर बनेंगे। या फिर स्पेशल एजुकेशन के ऊपर अगर आपने बैचलर डिग्री किया तो आपको स्पेशल एजुकेशन में टीचर बनने की मौका मिलेगा। अगर आपने ईसीसीई में बैचलर डिग्री किया है तो आप किंडरगार्टन या फिर ईसीसीई के भी टीचर बन सकते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है यूएसए में। फिर होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड। ये ज्यादातर 1 से 2 साल के होते हैं, और ये कोर्स ज्यादातर जो एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहे हैं वही ये कोर्स कर पाते हैं। और ये डिग्री लेने का सबसे बड़ा फायदा है, आप लीडरशिप में जा सकते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस की हेड बन सकते हैं, या फिर करिकुलम डिजाइन का भी एक असिस्टेंट के रूप में आप काम पा सकते हैं। यानी कि एमएड का स्कोप बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लेकिन इंडिया में देखो एमएड का काम क्या होता है, एमएड का सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन से ही लेन देन होता है। फिर जो होता है मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, जिसको कहा जाता है मैट यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन टीचिंग, वो भी लगभग 1 से 2 साल का होता है। लेकिन ये जो मास्टर ऑफ एजुकेशन है और ये जो मास्टर ऑफ एजुकेशन है, ये दोनों में बुनियादी अंतर है। ये ज्यादातर एजुकेशन जो पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करके आ रहे हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड से है, वो ये कोर्स करेंगे, एमएड कोर्स करेंगे। और जो नॉन टीचिंग फील्ड से है, अदर फील्ड से आ रहे हैं, अगर इनका इच्छा है कि मैं भी टीचिंग फील्ड में जाऊं, तो उनके लिए ये एक नया कोर्स है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज ये देता है मास्टर डिग्री इन एजुकेशन। यानी कि नॉन एजुकेशन स्टूडेंट ये कोर्स को लेते हैं और वो टीचर बन पाते हैं। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी रहते हैं, जो कि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड कॉलेज में ही आपको बीएड मिलेगा या फिर एजुकेशन का कोर्सेस मिलेगा। इसके लिए ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी रहते हैं, जहां पर आपको 1-2 साल की पढ़ाई पढ़ के भी आपको टीचर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको टीचर बनना है तो यहाँ पर भी आप सर्टिफिकेट पा के आप टीचर बन सकते हो। फिर कुछ जगह पर एसोसिएट डिग्रीज इन एजुकेशन भी होता है, जो कि 2 साल का होता है। यहाँ पर भी टीचर एजुकेशन में आपको आने के लिए एक एग्जाम होता है, जैसे हमारे यहाँ बीएड का एंट्रांस होता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी एक एंट्रांस होता है जिसको कहा जाता है प्रैक्सिस एंट्रांस। ओके, तो प्रैक्सिस के जरिए ही आपको चूज किया जाता है। लेकिन जो एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जो प्रैक्सिस देने में असमर्थ होंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो गया या फिर एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन हो गया। यानी कि पहले आप 2 साल के डिग्री एसोसिएशन के लिए कुछ कोर्स ले लेंगे और उसके बाद ही फिर प्रोफेशनल एजुकेशन
एजुकेशन यानी कि बैचलर्स डिग्री में एलिजिबल हो पाएंगे। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा यूएसए में। फिर टीचर रेसिडेंसी प्रोग्राम्स भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है जो कि 1 से 2 साल के होते हैं। वहाँ पर बच्चे रह के इंटर्नशिप ले के पढ़ते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। और सबसे बड़ी जो कोर्स होता है एजुकेशन में वो होता है डॉक्टरल प्रोग्राम यानी कि डॉक्टरेट इन एजुकेशन या फिर पीएचडी। और ये लगभग 3 से 7 साल का होता है। और यहाँ पर जो बच्चे डॉक्टरेट करके निकलते हैं वो ज्यादातर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स बनते हैं। ओके, फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीचर इंस्टीट्यूशंस। पहला जो टाइप है वो होता है नॉर्मल स्कूल यानी कि टीचर्स कॉलेज, जहाँ पर ज्यादातर आपको बीएड प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, बीएड प्रोग्राम्स पढ़ाए जाएंगे, जहाँ से ईसीसी का हो गया या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन का हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन का हो गया, वहाँ के टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाते हैं। कई कई जगह पर कम्युनिटी कॉलेज होते हैं जहाँ पर एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। इसको लेके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से कॉलेज में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं। ये ज्यादातर 2 साल वाले कोर्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक फाउंडेशनल कोर्स की तरह काम करता है जो कि आगे चल के जो बच्चे टीचिंग प्रोफेशंस में आने वाले हैं या फिर टीचिंग असिस्टेंट्स के रूप में काम करने वाले हैं वो ऐसे कम्युनिटी कॉलेज में जाके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स लेते हैं 2 साल का। फिर कई कई जगह पर ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन स्कूल होता है जो कि ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं और ये 1-2 साल के होते हैं। जो नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड से होते हैं, नॉन एजुकेशन बैचलर डिग्री परस्यू कर चुकी है, वो बच्चे अगर टीचिंग फील्ड में आने वाले हैं या फिर आने की इंटरेस्ट रखते हैं तो वो क्या करेंगे, ऐसे अल्टरनेटिव एजुकेशन उनको लेना पड़ेगा, अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उनको करना पड़ेगा। और ये कौन देगा, ये देगा अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन स्कूल। फिर होता है पीडीएस यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्कूल। यहाँ पर कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं यानी कि कोई अपना अगर स्किल डेवलप करना चाहता है, प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना चाहता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो उनको यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कोर्सेस, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस हो गए या फिर कुछ डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्सेस हो गए, यहाँ पर करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में जैसे डाइट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक वैसे ही अमेरिका में प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्कूल होते हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। ओके, फिर कुछ कुछ जगह में आपको देखने को मिलेगा रेसिडेंसी प्रोग्राम इंस्टीट्यूट, जहाँ पर टीचर रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाता है जो कि 1-2 साल के होते हैं, जहाँ बच्चे रह के सीखते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर हाईली सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन वो लेते हैं। सब्जेक्ट इन डेप्थ अगर आपको जानना है तो रेसिडेंसी प्रोग्राम इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, फिर कुछ कुछ कोर्सेस होते हैं जो ऑनलाइन दिए जाते हैं जैसे कि ऑनलाइन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो गए। ये ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं जो चाह रहे हैं कि कुछ सर्टिफिकेशंस मिल जाए, उसके चलते वो प्रमोशंस को जाएंगे। तो फिर वैसे प्रोफेशनल क्या करेंगे, ऑनलाइन के जरिए वेरियस प्रोग्राम्स ज्वाइन करेंगे। फिर कुछ कुछ जगह में आप देखोगे जो स्टेट और लोकल एजुकेशन एजेंसी होती है वो भी कुछ कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर करते हैं जिसके चलते और भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है टीचर्स के अंदर। ओके, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन यूएसए। तो डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन में यूएसए का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ये सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग को ये कैटर करता है यानी कि फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल को ये प्रोवाइड करता है। और डिस्टेंस एजुकेशन में ज्यादातर आप ऐसे व्यक्तियों को देखोगे जो वर्किंग एडल्ट्स है, प्रोफेशनल्स है या फिर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स है। तो कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशंस है जो कि डिस्टेंस एजुकेशंस देते हैं यूएसए में, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग डिस्टेंस एजुकेशंस। पहले तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज बहुत सारे होते हैं जैसे कि WGU हो गया, SNHU हो गया, फिनिक्स यूनिवर्सिटीज हो गया। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि ऑनलाइन डिग्री के जरिए ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर कुछ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज होती है जैसे कि हार्वर्ड हो गया या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हो गया। ये ऑन कैंपस ऑफरिंग के जरिए डिस्टेंस एजुकेशन देते हैं। ये ऑनलाइन से दे रहे थे और ये ऑन कैंपस डिस्टेंस एजुकेशन दे रहे हैं। कई कई जगह पर कम्युनिटी कॉलेज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ कुछ ऑनलाइन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेशंस देते हैं जो कि क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। फिर मूक का भी कॉन्सेप्ट है जो कि है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, और मूक के जरिए भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल किए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मूक के जरिए भी बहुत सारे कोर्सेस या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का फायदा लेते हैं। तो मूक प्लेटफॉर्म जैसे कि हो गया कोर्सेरिया हो गया, एडेक्स हो गया,
गया, यूडासिटी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसी प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे क्रेडिट्स अर्न करने की सुविधाएं मिल जाएगी। फिर कंटिन्यूइंग एजुकेशन में यूएसए का कौन कौन सा प्रोविजन है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन है ये ज्यादातर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए काम आता है, जो अपने स्किल को अपडेट करना चाह रहे हैं, जो कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए काम कर रहे हैं या फिर कोई प्रमोशंस के लिए कोई स्किल, कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस चाहिए तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन के जरिए वो उसको एक्वायर करते हैं। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में ज्यादातर जो भी प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं वो मेनली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए होती है। ये ऑनलाइन में भी दिए जा सकते हैं, हाइब्रिड मोड में भी दिए जा सकते हैं और इन पर्सन यानी कि व्यक्ति खुद वहां पर जाकर उस सेंटर में जाकर एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेस हो गए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्किल है उस स्किल रिलेटेड एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए वो कोर्सेस होते हैं। सपोज कोई कंप्यूटर स्किल सीखना चाहता है या फिर कोई मेडिसिन के कोई स्किल सीख रहा है, कोई टीचिंग रिलेटेड कोई स्किल सीख रहा है, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ स्किल होती है। उस स्किल को आपको एक्वायर करना है तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स आपको करना पड़ेगा। फिर कुछ रहता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में ज्यादातर हेल्थ केयर या फिर बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं। फिर कई कई जगह पर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रहता है जो कि एजुकेशन के साथ रिलेट करता है, यानी कि एजुकेशन की फील्ड में लीडरशिप हो गया, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में या फिर नए कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, इनोवेशंस के ऊपर काम करना, इसके ऊपर आपको ज्यादातर आइडिया लेने के लिए एग्जीक्यूटिव एजुकेशन को प्रीफर करना पड़ेगा। फिर होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट। कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट यानी कि सीईयू। सीईयू में ज्यादातर जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस में जो भी काम कर रहे हैं वहां पर जो लाइसेंस वगैरह चाहिए, जैसे टीचर एजुकेशन में अगर आप देखोगे जो टीचर्स बीएड कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं या फिर वैरायटीज ऑफ टीचिंग कोर्सेज कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको एक लाइसेंस बनाना पड़ता है। उस लाइसेंस को रेगुलेट करने के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो स्किल कहाँ पर आता है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट में आपको सीखना पड़ता है। फिर एक कोर्स है पर्सनल एनरिचमेंट कोर्स। पर्सनल ग्रोथ के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए कोई सेपरेट सेक्टर में, कोई सेपरेट फील्ड में, तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन के जरिए। ओके, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि अमेरिका में जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका क्या कुछ करता है, उसको सुपरवाइज कैसे करता है और उसको कैसे कंट्रोल करता है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है तो देश को बेहतर करने के लिए अमेरिका में ज्यादातर आप देखोगे कंपलसरी स्कूलिंग की लॉ है और उसको सारे स्टेट फॉलो करते हैं। नियरली 30 स्टेट में 16 साल तक कंपलसरी एजुकेशन है, 9 स्टेट में तो 17 साल तक कंपलसरी एजुकेशन है और 11 स्टेट में 18 साल तक कंपलसरी एजुकेशन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट में 8 से 3 बजे तक ये स्कूल का टाइमिंग रहता है, कई कई जगह पर 9 से 3:30 का टाइम भी होता है। यहाँ पर बच्चों को फ्री बुक्स प्रोवाइड किया जाता है और ज्यादातर एलिमेंट्री स्कूलिंग में देखा जाता है कि एक टीचर होते हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और यहाँ पर कोई भी हेक्टिक पीरियड सिस्टम नहीं होता। ये ज्यादातर एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में तो एक टाइम टेबल रहता ही रहता है। लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन में क्योंकि एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कोई हेक्टिक पीरियड सिस्टम नहीं होता। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कितना बच्चों को कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो खुद चूज करते हैं और उसी के आधार पे वो पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत जो अमेरिकन एजुकेशन का मुझे लगता है, वहां पर जिम फैसिलिटी होता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी होता है। हर वीक एक बार या 2 बार बच्चों को जिम में या लाइब्रेरी में ले जाना कंपलसरी होता है ताकि उनका पर्सनल ग्रोथ हो सके। और उसके साथ साथ हर स्कूल में 1 या 2 प्लेग्राउंड्स रहता है ताकि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों को अच्छी हो सके, वो खेल कूद में भी आगे बढ़ सके। अगर यूएसए के एजुकेशन सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 3 लेयर में काम करता है। एक फेडरल लेवल हो गया, एक स्टेट लेवल हो गया और एक लोकल लेवल हो गया। फेडरल लेवल में अगर आप देखोगे यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट होता है या फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता है, ये कहीं ना कहीं पॉलिसीज का निर्माण करता है, फेडरल लॉज का निर्माण करता है जो कि इंश्योर करता है कि कैसे बेटर एजुकेशन स्टेट में दिया जाए। ओके, इसके साथ साथ स्टेट्स को ये फंड प्रोवाइड करता है ताकि पब्लिक स्कूलिंग और बेहतर हो सके। लेकिन फेडरल लेवल में कोई भी कंट्रोल नहीं होता करिकुलम के ऊपर। करिकुलम का जिम्मेदारी स्टेट में रहता है। स्टेट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने सर्कुमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो करिकुलम को चूज करते हैं, स्टैंडर्ड को चूज करते हैं। जो स्टेट लेवल होती है वो ज्यादातर क्या करते हैं, स्टेट में किस तरह का एजुकेशन
एजुकेशन देना है, कौन सा स्टैंडर्ड को हाईलाइट करना है, कौन सा करिकुलम होना चाहिए, ये सारा कुछ वो देखते हैं, उनका जिम्मेदारी है। स्टेट लेवल ही सारे चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। ओके, फिर रहता है एक लोकल लेवल। लोकल लेवल ज़्यादातर क्या करेंगे, ये ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्कूल बोर्ड ही लोकल लेवल के हिसाब से इनको मैनेज करेंगे, यानी कि डे टू डे मैनेजमेंट जो होता है वो लोकल लेवल में होता है। यानी कि कैसे स्टाफिंग करना है या फिर बजट को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टेट का जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा कुछ देखा जाएगा लोकल लेवल में। फिर अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में सुपरविजन कैसे होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सुपरविजन के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जो कि क्या करता है, जो कि पब्लिक एजुकेशन को सुपरवाइज करता है। जो कुछ भी स्टेट का लॉज है या फिर स्टैंडर्ड है उसको ये क्या करेगा, इसको ये सुपरवाइज करेगा। ओके, उसके साथ साथ जो स्टेट असेसमेंट है या फिर टीचर सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस है उसको बेटर ये मैनेज करेगा। ओके, फिर होते हैं लोकल स्कूल बोर्ड। लोकल स्कूल बोर्ड ज़्यादातर जो स्कूल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो ओवरसीज करेंगे। उसके साथ साथ ये स्कूल पॉलिसीज़ के लिए ज़्यादातर डिसीजन लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन सा करिकुलम होना चाहिए, फिर बजट एलोकेशंस कैसे होना चाहिए, कौन कौन से कार्य में उनको लगाना है, ये सारा कुछ का सुपरविजन जो होता है ज़्यादातर लोकल स्कूल बोर्ड ही करते हैं। ओके, फिर अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में एक्रीडेशन एजेंसीज भी बहुत सारे हैं जो कि वेरियस प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, एक्रीडेट करते हैं। बिजनेस के लिए अलग एक्रीडेशन रहता है, एकेडमिक्स के लिए अलग एक्रीडेशन रहता है। बोथ प्राइवेट और पब्लिक जो स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, उनके बहुत सारे कोर्स को ये क्या करते हैं, एक्रीडेशन देते हैं। फिर कंट्रोलिंग कैसे रहता है अमेरिकन स्कूल ऑफ एजुकेशन में वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यूएसए में ज़्यादातर जो एजुकेशनल कंट्रोल है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया गया है स्टेट को और लोकल डिस्ट्रिक्ट को। जो भी फेडरल गवर्नमेंट होता है वो ज़्यादातर लैंड प्रोवाइड कर सकता है या फिर फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है या फिर कुछ पॉलिसीज के जरिए कुछ सहूलियत प्रदान कर सकता है, लेकिन टोटल मैनेजमेंट जो करेगा, टोटल जो रूट लेवल में काम करेगा वो स्टेट है या फिर लोकल डिस्ट्रिक्ट ही करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है स्टेट को और लोकल डिस्ट्रिक्ट को, ताकि एजुकेशन का क्वालिटी और ज़्यादा फोस्टर हो सके। फेडरल का इन्फ्लुएंस बहुत ही नैरो रहता है, कम रहता है, यानी कि लिमिटेड रहता है। क्यों लिमिटेड रह रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्टेट को, लोकल डिस्ट्रिक्ट को जो कि रूट लेवल में काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगा, फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादातर एजुकेशन के लिए इंसेंटिव दे सकता है या फिर कोई प्रोविज़न क्रिएट कर सकता है, कोई लेजिस्लेशन क्रिएट कर सकता है ताकि और बेहतर हो सके, या फिर फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात आए तो ज़्यादातर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी ही इसके लिए अकाउंटेबल होंगे। क्या हो रहा है, कैसे परफॉर्मेंस आ रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा सकता है, ये सारा कुछ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी ही समझते हैं या फिर स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास ही अकाउंटेबिलिटी रहता है। और लास्ट में देख लेते हैं सो फेमस एक्ट बाय यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्ट्स लागू किए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला है कंपलसरी अटेंडेंस एक्ट 1815। जो पहली बार कंपलसरी अटेंडेंस एक्ट आया था ये 1852 में आया था, जो कि मैसाचुसेट्स में पास हुआ था, लेकिन ये फिर बाद में रिवाइज हुआ है 1918 में। 1918 में सारे 15 स्टेट में लागू किया गया है। ओके, तो ये कंपलसरी एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स पर ईयर कंपलसरी अटेंड करेंगे क्लासेस। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन मूव्स है बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। फिर एक मेरिल एक्ट है, ये नेट में तो बहुत बार इसका क्वेश्चंस आया है। मेरिल एक्ट क्या करता है, और मेरिल एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, फेडरल लैंड स्टेट को दिए जाते हैं जहां पर कॉलेजेस इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। ऐसे कॉलेज को लैंड ग्रैंड यूनिवर्सिटीज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, लैंड ग्रैंड यूनिवर्सिटी कौन से एक्ट से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट एक्ट हो गया एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि ESEA 1965। तो ये एक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट हुए हैं पी जॉनसन, उनका एक कॉन्सेप्ट है वार ऑन पॉवर्टी, इसका एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ये एक्ट। और ये क्या कहता है, ये जो रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स का स्किल गैप हो रहा था
उसको गैप को फुलफिल करने की ये बात करता है। फिर है हायर एजुकेशन एक्ट 1965। हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, हायर एजुकेशन को बेटर रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन मेंशन है। फिर नेक्स्ट जो एक्ट है वो है आइडिया एक्ट, यानी कि इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट 1975। चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी जो है उनको राइट टू एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ ये एक्ट क्या करता है, फेडरल फंडिंग भी प्रोवाइड करता है स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के लिए। फिर और एक इम्पोर्टेंट एक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वो है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट। यानी कि जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर अगर बेटर एजुकेशन दिया जाए तो बच्चे, कोई भी बच्चा बाहर नहीं रहेगा, ड्रॉप आउट नहीं होगा, सब इंटरेस्टेड हो के पढ़ाई पढ़ने आएंगे। इसीलिए उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने की ये बात करता है। जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, या फिर कौन सा गैप रह रहा है, ये सारा कुछ को जो इंश्योर करेगा वो है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, यानी कि NCLB 2001। और लास्ट एक्ट हो गया एवरी स्टूडेंट सक्सीस एक्ट, यानी कि ईसा एक्ट 2015। और ये क्या कर रहा है, ये जो नो चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड एक्ट था उसको रिप्लेस कर रहा है, उसको ये इम्प्रूव करके और एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्ट क्या कर रहा है, स्टेट को ज़्यादा पावर दे रहा है ताकि वो और बेहतर स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्रिएट कर पाए और बच्चों को और बेहतर सेप दे पाए। तो ये था कंपैरेटिव एजुकेशन ऑफ अमेरिकन एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन। तो लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ MCQs जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? इनमें से सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर येल यूनिवर्सिटी को आप देखोगे, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1701 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1636 में। फिर जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है ये हुआ है 1746 में, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ है 1885 में। तो सबसे जो ओल्डेस्ट हो गया वो हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी? पब्लिक यूनिवर्सिटी का सिग्निफिकेंट सोर्स क्या है? सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी फंडिंग करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करेगा। ये दोनों के फंडिंग से ही पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादातर चलते हैं USA में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए कॉलेज एंड ए यूनिवर्सिटी इन US कॉन्टेक्स्ट? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है USA में? तो ज़्यादातर आप देखो कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों डिग्रीज दिए जाती है, लेकिन कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन दिया जाता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। व्हिच स्टैंडर्ड टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली रिक्वायर फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट प्रोग्राम? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम में एंटर करने के लिए दिए जाते हैं? ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पर CUET होता है या फिर उड़ीसा में CPET का होता है, वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है PG में एंट्रेंस लेने के लिए। यहाँ पर भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि है GRE, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशंस, ग्रेजुएट रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशंस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी कॉलेज? कम्युनिटी कॉलेज का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कम्युनिटी कॉलेज में ज़्यादातर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग और एसोसिएट डिग्रीज प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, ये है कम्युनिटी कॉलेज का सबसे बड़ा फीचर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मिरिल एक्ट 1862 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ US हायर एजुकेशन? जो मिरिल एक्ट है ये कहीं ना कहीं लैंड डोनेशंस की बात करेगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्रिएटिंग लैंड ग्रांट कॉलेज की बात करेगा, यानी कि लैंड, फेडरल लैंड स्टेट को देगा और स्टेट क्या करेगा, वहां पर लैंड ग्रांट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज क्रिएट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी किससे एसोसिएटेड है? तो इसका उत्तर होगा यूनिवर्सिटी जो बन रहा है मेरिल एक्ट के थ्रू, यानी कि फेडरल लैंड ग्रांट के थ्रू जो बन रहा है उसी यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ US हायर एजुकेशन एज कम्पेयर टू अदर कंट्री? अदर कंट्री की तुलना में US हायर एजुकेशन का कौन सा वो यूनिक फीचर्स है जो कि उसको
को हटके बनाता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये तो हर जगह होते हैं। इम्फासिस ऑन लिबरल आर्ट्स, आर्ट्स तो सभी जगह में होते हैं। द प्रैक्टिकल ऑफ टेन्योर फॉर प्रोफेशनल, ये भी तो सभी जगह में होते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है क्रेडिट आवर सिस्टम, क्रेडिट आवर सिस्टम, ये एक यूनिक फीचर्स है यूएस हायर एजुकेशन का। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैर्निज क्लासिफिकेशन किस कैटेगरीज को बताता है। ये जो कैर्निज क्लासिफिकेशन है ये जुड़ा हुआ है रिसर्च एक्टिविटी के साथ। ये एकेडमिक नहीं है या फिर स्टूडेंट हाउसिंग नहीं है या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन देयर रिसर्च एक्टिविटी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज ए कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज में क्या होता है। कम्युनिटी कॉलेज ज़्यादातर ये क्या करता है, एसोसिएट डिग्रीज देता है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर टीचर सर्टिफिकेशंस। टीचर सर्टिफिकेशंस के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए। ओके, ये मास्टर डिग्री नहीं, बीएड वाले भी तो पाते हैं। ये पीएचडी डिग्री नहीं, ये तो बहुत हाई हो गया। लो लेवल में भी आप सर्टिफिकेशंस पा सकते हो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये भी नहीं, तो ये होगा इसका राइट आंसर्स। कॉम्प्लीशंस ऑफ ए स्टेट अप्रूव टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, अगर आपके पास कोई टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम है, चाहे 4 साल का, चाहे 2 साल का, चाहे 3 साल का, कहीं पर भी आपने अगर टीचर्स का कोर्स किया हुआ है तो ही आपको सर्टिफिकेशंस की प्रोसेस में शामिल होने दिया जाएगा। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज कॉमनली रिक्वायर फॉर एंट्री इनटू टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। जो टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम होते हैं यूएसए में, एक एंट्रांस होता है, उस एंट्रांस का नाम क्या है, वो है प्रैक्सिस। ओके, प्रैक्सिस वो एग्जामिनेशन है जिसके जरिए टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम में एडमिशन होता है। ये जो प्रैक्सिस एग्जाम होता है ना, ये बहुत ही बड़ी लेवल का एग्जाम होता है। इंडिया में जैसे एंट्रांस हो रहा है, एंट्रांस में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जा रहा है, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। यानी कि आपने एंट्रांस में कितना स्कोर किया है, वो स्कोर को ही पैरामीटर्स बना के या फिर स्कोर के साथ साथ एकेडमिक के कुछ स्कोर को लेके एक रैंक क्रिएट किया जाता है और उसी रैंक के आधार पे आपको क्या किया जाता है, आपको टीचरशिप दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का प्रैक्टिस होता है, हाई लेवल का एग्जाम होता है। प्रैक्टिस में ज्यादातर आप देखोगे प्रैक्टिस कोर रहता है, जो कि आपके कोर स्किल को वो टेस्ट करेंगे। फिर प्रैक्टिस सब्जेक्ट असेसमेंट रहता है, जहां पर आपके टीचिंग स्किल को असेस किया जाएगा। फिर प्रैक्टिस कंटेंट नॉलेज फॉर टीचिंग यानी कि CKT को भी टेस्ट किया जाता है। और ये एग्जाम जो लेते हैं उनको कहा जाता है ETS यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। जैसे हमारे यहाँ NTA वगैरह रहता है, वैसे ही अमेरिका में एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसको कहा जाता है ETS यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज यानी कि ETS ही ये प्रैक्टिस एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हिच एक्रीडेटिंग बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडेटिंग टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। जो टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसको एक्रीडेट कौन से बॉडी करता है, ये है KEEP यानी कि काउंसिल फॉर द एक्रीडेशन ऑफ एजुकेटर प्रिपरेशन। इसको ऑड मैन आउट के जरिए भी आप जान सकते हो। बिजनेस लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, नाग तो हमारे इंडिया में होता है, वहाँ पर नाग ऐसे कुछ नहीं होता। तो एक बचा कौन, CAEP यानी कि काउंसिल फॉर द एक्रीडेशन ऑफ एजुकेटर प्रिपरेशन। ये भी एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट 2001 है, वो किस काम के लिए ज़्यादा फोकस होता है। ये चाइल्ड कॉन्सेप्ट है तो ये हायर एजुकेशन से रिलेट नहीं करेगा, टीचर से रिलेट नहीं करेगा, फंडिंग से रिलेट नहीं करेगा। ये होगा ये वाला यानी कि K-12 एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये K-12 एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी की ये बात करेगा। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हिच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन टिपिकली ऑफर्स मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि MAd डिग्री कौन से इंस्टीट्यूशंस देते हैं। ओके, कम्युनिटी कॉलेज नहीं दे सकते, टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं दे सकते, लिबरल आर्ट्स भी नहीं दे सकते, ये सिर्फ रिसर्च यूनिवर्सिटीज ही देते हैं। ये जो कम्युनिटी कॉलेज है ये ज़्यादातर एसोसिएट डिग्रीज देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। ओके, एसोसिएट डिग्रीज। लिबरल आर्ट्स कॉलेज जो है वो लिबरल आर्ट्स को ज़्यादा फोकस करता है।
है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये टेक्निकल नॉलेज को ज़्यादा फोकस करता है। तो रह गया कौन सा, रिसर्च यूनिवर्सिटी में ही मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड डिग्री पढ़ाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और लॉज एम्फासिस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन यूएस। यूएस में जो स्पेशल एजुकेशन है उसको कौन सा लॉ ज़्यादा इम्फोसाइज करता है या फिर कौन सा एक्ट ज़्यादा इम्फोसाइज करता है, ये है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि आइडिया। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हायर एजुकेशन एक्ट है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। कैसे हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, कैसे बेटर करना है, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। एवरी स्टूडेंट सक्सेस एक्ट जो है ये कहीं ना कहीं स्टेट को ज़्यादा पावर देने की बात करता है। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट को निर्माण करने की बात करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्रूव करने की बात करता है। ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है उसको कैसे वो इंश्योर कर रहे हैं उसको चेक करने की ये बात करता है। यानी कि ये तीनों अलग हो गई और ये जो है ये अलग है, ये कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज एजुकेशन की बात करता है, स्पेशल एजुकेशन की बात करता है। फिर नेक्स्ट हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। एजुकेशनल सुपरविजन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, बजटिंग नहीं है, बजटिंग नहीं है, करिकुलम डिजाइन नहीं है, एनरोलमेंट मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन ये जो है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये सबसे बड़ा सुपरविजन है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच लॉ मैंडेट द स्कूल मस्ट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सर्विस टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज को एप्रोप्रिएट सर्विस देने के लिए कौन सा वो एक्ट ज्यादा फोकस करता है, वो है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट यानी कि आइडिया। तो ये सारा हो गया कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि नेट में आ चुके हैं और या फिर सेट में आ चुके हैं। ओके, इसको भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और लास्ट में देख लेते हैं कुछ रेफरेंसेस। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो चौबे के बुक है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत ही बड़ा बुक्स है, 700 पेज से भी ज्यादा है। फिर टीएस सोधी का टेक्स्ट बुक ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, इसको भी आप पढ़ सकते हो। आर ए शर्मा का भी कंपैरेटिव एजुकेशन है जो कि रमन लाल पब्लिकेशंस का है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रीफरेबल बुक्स होता है चौबे एसपी का, इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है जो कि सेकेंड एडिशन का है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में। फिर लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया और यूके का जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।